अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस समय पर सिचुएशंस जो हैं वो टर्मोइल वाली हैं और पूरी की पूरी दुनिया जो है इस समय पर अब एक दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी को नज़र बनाए हुए है। ऐसे में अफ़गान पॉलिसी या यूं कहें कि अफ़गान इशू जो है वो दुनिया का एक सेंट्रल टॉपिक बन चुका है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया नज़र गड़ाए बैठी हुई है। क्योंकि इसको जब तक आप ट्रंप के इलेक्शन से जोड़कर नहीं देखेंगे या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के सक्सेस या फेल्योर से जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला, कवर नहीं होने वाला। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर एक थोड़ा सा इलेबोरेट डिस्कशन करने वाला हूं कि असलियत में अफ़गान पॉलिसी खासकर जो ट्रंप की अफ़गान पॉलिसी है वो किस तरीके से फेल होने वाली है और किस तरीके से पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में शांति हो। और मैं इसमें मेजर पार्ट जो है वो इस पर ध्यान दूंगा या मेजॉरिटी इस पूरे वीडियो की इस पर रहेगी कि पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता कि तालिबान यहाँ अफ़गानिस्तान में शांति हो। और जब हम पाकिस्तान को समझ लेंगे तो उसके बाद अदर फैक्टर्स को अगर देखेंगे तो उसमें अमेरिका का रोल भी आ जाएगा कि अमेरिका की ट्रंप की पॉलिसी फेलियर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अफ़गानिस्तान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो अफ़गानिस्तान है इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि असलियत में यहाँ ये जो अफ़गानिस्तान है ये एक कॉन्फ्लुएंस है अलग अलग सिविलाइजेशंस के मिलने का। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ईरान की सिविलाइजेशन, इधर देखेंगे इंडिया की सिविलाइजेशन, इधर देखेंगे चाइना की सिविलाइजेशन और इधर किसी टाइम पर USSR हुआ करता था, आज के दिन ये रशिया है। तो शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो अफ़गानिस्तान है, यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिसका ज़्यादा कंट्रोल होगा, जिसका अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल होगा, वो इस पूरे रीजन को डोमिनेट करेगा और अलग अलग एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर ये कंट्रोल करेगा। अब ये जो सिचुएशन है इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखेंगे तो यहाँ अलग अलग डेमोग्राफी लोगों की मौजूद है। अगर यहाँ अलग अलग डेमोग्राफी को आप देखेंगे या अलग अलग तरीके के लोग जो देखेंगे तो अफ़गानिस्तान के इस पूरे इलाके के अंदर इस पूरे इलाके के अंदर एक जो कम्युनिटी मेजर रोल में या मेजर पार्ट्स में रहती है उसे कहा जाएगा पश्तून। और ये बड़ा इलाका ये वाला भी है जो खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का कहलाएगा। ये पाकिस्तान का इधर बॉर्डर है, इधर ये पाकिस्तान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है और ये जो लाइन है ये कहलाती है डूरंड लाइन। असलियत में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का सबसे बड़ा रीज़न ये डूरंड लाइन ही है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश टाइम पर खींची गई थी 1896 के अंदर और ब्रिटिशर्स ने ये लाइन इस तरीके से खींची कि ये जो पश्तून लोग हैं जिन्हें आप पठान के नाम से भी जानते हैं, ये पूरा इलाका पश्तूनों का है। ये पश्तून लोग हैं, ये पश्तून कम्युनिटी जो है, ये पूरी पश्तून कम्युनिटी जो है वो आधी ऊपर रह गई और आधी नीचे रह गई। अब हैं तो पश्तून भाई हैं तो ये पश्तून पूरे भाई और ऐसी सिचुएशन में एक बड़ा हिस्सा किसके अंडर में आता है? पाकिस्तान के। ऐसी सिचुएशन में यहाँ जो भी इंसान या जो भी किंग काबुल पर रूल करेगा या जो भी गवर्नमेंट काबुल पर होगी उसको इस 42% पॉपुलेशन का सपोर्ट तब जाकर मिलेगा जब इस पूरे इलाके पर वो अपना क्लेम करके पाकिस्तान के इसे कहा जाता है खैबर पख्तूनवा, इस खैबर पख्तूनवा वाले इलाके के ऊपर क्लेम करके वो कोशिश करे खैबर पख्तूनवा
जहां पर पश्तून रहते हैं, वो क्लेम करे कि ये पूरा इलाका हमारा है, यहाँ रहने वाले लोग हमारे भाई हैं, एथनिकली हमसे जुड़े हुए हैं। जब काबुल की ये गवर्नमेंट वहाँ स्टेबल होगी तो ऐसी सिचुएशन में इस पूरे इलाके पे दावा ठोका जाएगा। और यही रीज़न है कि इस लाइन को ना तो कभी काबुल के शाह ने माना, ना ही कभी उसके बाद वाली गवर्नमेंट ने माना। लेकिन हाँ, तालिबान जो है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात के जिसके बारे में आप कहते हो और जो इस्लाम के नाम पर आज के दिन आगे बढ़ रहा है, इस तालिबान का ज़रूर एक्सेप्टेंस ये रहता है कि क्योंकि ये पाकिस्तान की कठपुतली गवर्नमेंट रहती है, पाकिस्तान के इशारे पर सारे काम करती है, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इशारे पर, यानी पाकिस्तान की एक बी टीम वहाँ पर मौजूद रहती है। इसी वजह से तालिबान कभी भी इस डूरंड लाइन वाले इलाके को कुछ खास तौर पर नहीं उठाता, या यूं कहें कि नहीं उठाता। और पाकिस्तान भी इस पूरी डूरंड लाइन को तालिबान के रूल में इस तरीके से खोल देता है कि बिना किसी प्रॉब्लम के आवाजाही लगातार बनी रहती है। और यही एक रीज़न है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर एक ऐसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जो पाकिस्तान से इस मामले में उलझे कि डूरंड लाइन हमारी है। क्योंकि अब यहाँ दो मामले हैं, तालिबान वर्सेस अफगानिस्तान। हालांकि अफगान गवर्नमेंट जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अब ये अफगान गवर्नमेंट जो होगी, चाहे कोई भी अलग अलग ग्रुप्स की हो, अगर ये अफगान गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी तो वो पाकिस्तान से एक तो पासेज के मामले में लड़ाई करेगी कि हमारे को ये पूरा पासेज दो और यहां पर से हमारे को फ्री पासेज दो, और दूसरा हर मामले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अपोज करेगी, उससे लड़ेगी, क्योंकि उसके लिए अफगानिस्तान फर्स्ट होगा। लेकिन जैसे ही तालिबान आएगा तो तालिबान के लिए अफगानिस्तान फर्स्ट ना होके उसके लिए शरिया फर्स्ट होगा, इस्लामिक रूल फर्स्ट होगा। और उस इस्लामिक रूल को जनरली कोई भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि 1994 में भी अगर आप देखें तो जब काबुल के अंदर तालिबानी रूल इस्टेब्लिश हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इनको छोड़कर पूरी दुनिया में किसी भी देश ने इस तालिबानी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। ऐसे में पाकिस्तान हमेशा ये चाहेगा कि एक अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो उन पर डिपेंडेंट हो, हमेशा ये चाहेगा कि पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो उन पर डिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंट इस हद तक हो कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बातचीत हो या कुछ भी, यानी यूं कहें कि अफगानिस्तान भले ही एक ऑटोनॉम या एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, लेकिन वो इस तरीके से उसको रन किया जाए कि वो एक ऑटोनॉमस स्टेट बनकर रहे। यही एक कारण है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में एक प्रोग्रेसिव ऐसी गवर्नमेंट हो जो प्रोग्रेसिव हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, देश के बारे में सोच रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाकर देश को आगे चला रही हो। क्योंकि वो सरकार होगी तो वो खुले तौर पर डूरंड लाइन के ऊपर क्लेम करेगी और बाकी दूसरे जो भी कंट्री के राइट्स होते हैं उन पर क्लेम करेगी। और पाकिस्तान जैसे ही वो क्लेम करेगी तो पूरा खैबर पख्तूनवा वाला इलाका उस पर क्लेम करके कहेगी कि ये भी हमारा है। और जब ये क्लेम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान से दुश्मनी होगी। पाकिस्तान से दुश्मनी होगी तो पाकिस्तान के दुश्मन यानी भारत से वो हाथ मिलाएगी, जैसे अभी भी मिला रखे हैं। भारत को अफगानिस्तान में एंटर करने का मौका मिलेगा, जैसे अभी भी घुसने का मौका मिला हुआ है। और जब भारत अफगानिस्तान में घुसेगा तो इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान को इंडिया दो बॉर्डर्स पर घेर सकता है। ये एक तो इंडिया पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तो घेर ही रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान को इसके ईस्टर्न यानी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर तो घेर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से भी एक दबाव इंडिया का चलता है फिर। और जैसे ही इस दबाव के अंदर पाकिस्तान आता है तो तालिबान से कभी भी इंडिया की नहीं बनती।
तालिबान से इंडिया की नहीं बनती, इसलिए तालिबान को इंडिया नहीं चाहेगा। लेकिन अफगान गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, जो कि डूरंड लाइन का इशू उठाती है, उसको पाकिस्तान हमेशा चाहेगा, उसको पाकिस्तान नफरत करेगा और इंडिया चाहेगा। क्योंकि आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया के पाकिस्तान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बहुत अच्छे रिलेशंस है। इस पीस टॉक्स में अमेरिका अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट थी, खुले तौर पर रिक्वेस्ट थी कि इंडिया को भी एक पार्टनर बनाया जाए, इंडिया को भी एक मेंबर बिठाया जाए इसमें, इस पूरी टॉक के अंदर। तो इंडिया को वहां पर इनवाइट किया गया था। अभी जिस तरीके से पीस टॉक्स चल रही है, इंडिया वहां पर 400 से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर चुका है। वहां की संसद से लेकर सलमा डैम से लेकर बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से लेकर हॉस्पिटल से लेकर रोड से लेकर जो भी वहां आप देख रहे हैं, बहुत सारी 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडिया प्रोग्रेसिवली काम कर चुका है। अफगान गवर्नमेंट के अंदर, अफगानिस्तान के लोगों के अंदर इस समय पर इंडिया की बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। इंडिया कई बहुत सारे अगर ट्विटर या इंस्टाग्राम को पढ़ेंगे तो बहुत सारे खासकर ट्वीट करके तो ये कहते हैं कि अशरफ गनी जो है वो सेकंड पीएम है, सेकंड प्रेसिडेंट है, फर्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी हैं अफगानिस्तान के। तो इस तरीके का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इस तरीके से है कि पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ से चिढ़ता है, और पाकिस्तान क्योंकि इस चीज़ से चिढ़ेगा तो इंडिया को इंटर करने का मौका छुड़वाना चाहता है, तो भी तालिबान को वहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ के चलते अफगान गवर्नमेंट के ऊपर वो हमेशा दबाव बनवाए रखना चाहता है। और जैसे ही कोई भी पीस टॉक शुरू होती है, उस पीस टॉक के शुरू होने से पहले दबाव बनवाने के लिए वो खुले तौर पर तालिबानी अटैकर्स को तालिबान के थ्रू काबुल से लेकर दूसरी जगहों पर अटैक करवाना शुरू कर देता है। चाहे वो इस समय पर फिरोज़कोह सिटी हुई, उसके ऊपर 18 अक्टूबर को हुआ अटैक, या फिर इसी हफ्ते शुरू हुए हेलमंद प्रोविंस के ऊपर, प्रोविंस के अंदर अफगान फोर्सेस और तालिबानी फोर्सेस के बीच में खुली लड़ाई हुई। इन दोनों को आप ये देखेंगे तो ये पाकिस्तान प्रोजेक्टेड है, और इसमें जिस तरीके की खबरें या पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी गवर्नमेंट का दबाव है जिस तरीके का, उसमें खुले तौर पर आपको नज़र आता है कि यहाँ जो पाकिस्तान है उसने अपने नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स है या फिर जो टेररिस्ट ग्रुप्स है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इन दोनों को भी तालिबान की सपोर्ट करने के लिए भेज दिया है। तो सोच सकते हैं असलियत में मामला ये है कि तालिबान के मामले में या इंडिया जो है उसको बाहर रखने या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के पीछे पाकिस्तान का लॉजिक क्या है। क्यों नहीं चाहता पाकिस्तान कि अफगानिस्तान के अंदर शांति रहे, और तालिबान आएगा तो तालिबान जो है वो वैसे पूरे के पूरे अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद करके रखेगा, और इस तरीके के शरिया लॉ लागू करने की कोशिश करेगा जो पहले भी आप देख सकते हैं कि किसी भी इंसान को बीच सड़क पे गोली मार देना, क्रेन के ऊपर उसकी लाश को 1 हफ्ते तक टांगे रखना, या XYZ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करना, ऐसे ऐसे काम करना जिससे एक इंसान की रूह कांप उठे। अब पता नहीं ये शरिया लॉ है या नहीं है, मैं तो उसको नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मानवता ज़रूर शर्मसार होती है। क्योंकि अगर ऐसा किसी लॉ में लिखा है तो सोचिए कैसे अत्याचारी लॉ कैसे होगा, उसको सपोर्ट करने वाले भी कितने दिमाग का खोखलापन उसके अंदर होगा। एक इंसान की डेड बॉडी को 1 हफ्ते तक या 15 दिन तक क्रेन के ऊपर टांग के रखना, खुलेआम फांसी देना, खुलेआम गोली मार देना, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सबूत के, क्या मामला है ये? कैसे सपोर्ट कोई कर सकता है इंसानियत के नाम पर? गलत है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होगा तो लोगों की इंसानियत जगी रहेगी और सही रहेगा। बाकी अपनी अपनी सोच है। थैंक यू।